छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, नगरीय निकाय प्रशासन के मंत्री अरुण साव जी हमारे बीच में हैं। और हम आज से परिचित नहीं हैं, डिप्टी सीएम बनने के बाद से। अरुण साव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पूरा विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और उसके बाद आज बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और बीजेपी की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं और पेशे से वकील भी रहे हैं। ऐसे कानूनी जानकार भी हैं कि प्रदेश को किस दिशा में चलाना है, इस दिशा को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी आज बात होगी, क्योंकि हम बिल्डिंग न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। और इस बिल्डिंग न्यू इंडिया में छत्तीसगढ़ चैप्टर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो राज्य जो 24 साल करीबन होने को जा रहे हैं, उस राज्य का कितना बड़ा योगदान है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं सादर आमंत्रित करूंगी मंच पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को। आप सादर आमंत्रित है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए डिप्टी सीएम अरुण साव जी। और मैं उनके स्वागत के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे उन्हें बुके देकर स्वागत करें। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं अरुण साव जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री, तमाम विभागों के मंत्री हैं, जो काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं। आने वाले समय में काफी चुनौतियां भी रहने वाली है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात हो रही है। आज अगर हम 50 सालों के बाद की बात करें या आने वाले 25 साल, हम इस सदी के 1/4 हिस्से तक पहुंच चुके हैं और आने वाले 1/4 हिस्से की बात करेंगे। इसलिए मैं बुलाना चाहूंगी, अब चर्चा हम करेंगे। मेरे सहयोगी कीर्ति दीक्षित को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे आएंगी और हम डिप्टी सीएम अरुण साव से बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास पर। आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या, आने वाले 5 साल में क्या। ओवर टू यू कीर्ति। तृप्ति, आप भी ज्वाइन करिए और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी तक की सरकार की उपलब्धि क्या रही है और आने वाले वक्त में सरकार की आगे की क्या पूरी मंशा है। बहुत स्वागत है अरुण साहब जी आपका। अरुण साहब जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आधा साल बीत चुका है और इन आधे सालों को हम देखें तो सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और आने वाले वक्त में क्या ऐसे विचार हैं जो सरकार आगे जाके काम करने वाली है। बिल्डिंग इंडिया, ये कार्यक्रम ही अपने आप में बताता है कि आज देश का सोच क्या हो चला है। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। बहुत अच्छे विषय पर आप ने ये कॉन्क्लेव रखा है और आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश एक बड़े विजन के साथ योजना बनाकर आगे बढ़ रहा है। 2047 विकसित भारत का निर्माण, और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। आपने जो बात कही कि 6 महीने की उपलब्धियां क्या है, ये 6 महीने का सफर हमारी सरकार की उपलब्धियों से भरा रहा है। हम मोदी की गारंटी जनता के बीच लेकर आए थे और मोदी की गारंटी पर जनता ने हमें सरकार बनाने का अवसर दिया और जो कहा था अक्षरशः उसे पूरा करते चले जा रहे हैं। चुनाव के समय हमने छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले 18 लाख जरूरतमंदों के प्रधानमंत्री आवास के फाइल पर दस्तखत करेंगे और तब जाकर मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर को हमने शपथ लिया और 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी। अब उसकी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा वादा,
किसानों के 2 साल के पुराने बोनस बचे थे, लगभग 12 लाख किसानों के। और कांग्रेस की सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में वादा किया था। 5 साल उनकी सरकार रही, पूरा नहीं किया। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 25 दिसंबर को वो 2 साल का पुराना बोनस देंगे, और दिया। जिस काम को कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में नहीं किया, हमने 12 दिन में करके दिखाया। 12 लाख किसानों को 2 साल का उनका रोका हुआ बोनस दिया। हमने वादा किया था माताओं बहनों के 1000 रुपया महीना देंगे। कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपया महीना देने का वादा किया था। 5 साल में 5 पैसे नहीं दिया। हमने 10 मार्च से लगातार माताओं बहनों के खाते में महतारी वंदन की 1000 रुपए डालने का काम कर रहे हैं, और 70 लाख माताएं बहनें इससे लाभान्वित हो रही हैं। हमने वादा किया था कि 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। 24 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपए 12 मार्च को किसानों के खाते में डालने का काम किया। हमने वादा किया था कि पीएचसी घोटाले का सीबीआई से जांच कराएंगे, वो आदेश हो गया है। हमने वादा किया था तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, वो पूरा कर दिया। हमने वादा किया था रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करेंगे, वो वादा पूरा कर दिया। ये जो जितने प्रमुख वायदे मोदी की गारंटी के, हमने इन 6 महीनों में पूरा किया। अब हर एक विभाग सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं। जो विभाग मेरे पास है, जल जीवन मिशन का काम अब धीरे धीरे करके व्यवस्थित हो रहा है। उस दिशा में लगातार काम हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का काम हो, शहर हमारे स्वच्छ और सुंदर बने, शहरों का सुनियोजित विकास हो, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। हमारी प्रदेश की सड़कें अच्छी बने, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। और आज एक बड़ी उपलब्धि मिली है छत्तीसगढ़ को, लगभग 3300 करोड़ रुपए का अनुमोदन केंद्र सरकार ने सड़कों का दिया। 18 सड़कों का 3300 करोड़ रुपए। तो ये वो काम है, जो उपलब्धियां हैं। लगातार हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उस दिशा में हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ को किस ऊंचाई तक लेकर जाना और है। इसीलिए साफ कि बुनियादी जो जरूरतें हैं, जिससे 100% आबादी प्रभावित होती है, जिसमें एक है आपका जो शहरी विकास है। आज हम अगर अपने साफ सफाई या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, आप नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, ये बुनियादी सवाल इसलिए ज़रूरी है कि कब तक हमारा सफाई कर्मचारी गटर में उतरेगा, कब तक हम ये सोचेंगे। तो जब गार्बेज सेग्रेशन की बात होती है तो अंबिकापुर ने कर दिखाया था। अब ये मॉडल आज हम देखते हैं कि घरों में अपील की जाती है कि गीला सूखा कचरा वेस्टेज अलग रखिए, अभी लगातार अपील हो रही है। तो आपको लगता है ये बुनियादी चीजें अगर रफ्तार पकड़ लेंगी, जिसमें जनता का भी सहयोग जरूरी है, तो सरकार क्या स्कीम लाएगी? देखिए, भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं। उन योजनाओं को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए लगातार हमने विभाग में बैठकी की है, लोगों को प्रेरित किया है। आप सबने देखा होगा कि स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, इन्होंने 21 जून को पूरे प्रदेश के 10,000 एक साथ योगा में शामिल हुए। और लगातार हम न केवल उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उन्हें काम के लिए प्रेरित करने, कल भी हमने
नगरीय निकाय के सभी अधिकारियों की बैठक की और बैठक में स्वच्छता को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। हमारे अधिकारी सवेरे 6:30 बजे से 6 बजे से शहर में निकलते हैं स्वच्छता का काम देखने, विकास जो हो रहा है उन्हें देखने। तो लगातार अब शहरों के सुनियोजित सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी बहुत चर्चा चल रही है और सबसे ज्यादा जिस सीट पर फोकस है वो रायपुर दक्षिण सीट को लेकर है। कांग्रेस का भी ये कहना था कि उस सीट पर हम जो प्रत्याशी उतारेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे बृजमोहन अग्रवाल से। अब उस सीट को लेकर के आपकी क्या पूरी रणनीति रहने वाली है आने वाले वक्त को लेकर? देखिए, ये कांग्रेस जो कह रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जी से सलाह लेंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, लगातार 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते, लगातार बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़े नेता है। कांग्रेस की स्थिति को बताता है। कांग्रेस ये कहती है कि हम उनसे सलाह लेंगे, तो आज कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है जो इनको सलाह दे सके, जिससे ये सलाह ले सके। कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति हो गई है, ये स्पष्ट रूप से पता चलता है। जहां तक बात आने वाले समय में दक्षिण विधानसभा के चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी जिस कार्यकर्ता को भी उस विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी, सब लोग मिलकर जिताने का काम करेंगे और दक्षिण विधानसभा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। अच्छा, एक और बुनियादी प्रश्न है जो आम जनता से जुड़ा है, पानी। आपने जल जीवन मिशन का जिक्र किया। मुझे जो याद पड़ता है या जो चर्चा होती है कि गंगरेल से हमारे रायपुर तक पानी आता है, अभी खुली नहरों से पानी आता है, तो खुली नहरों से पानी आने में वेपोरेशन हो जाता है, कहीं पानी गंदा हो जाता है, निस्तारी करते हैं लोग। एक रमन गवर्नमेंट के समय में एक योजना थी जो अभी भी है, शायद मतलब बनी हुई है, लागू नहीं हुई है, कि पाइपलाइन लाई जाएगी रायपुर तक ताकि पानी भी बचे, लोगों को साफ पानी मिले। तो इस बारे में आपने अभी कमान संभाली है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या विजन होना चाहिए इस चीज को लेकर? देखिए, लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, न केवल केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। देश की आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा किस प्रकार से गांव के आम लोग, दूरस्थ अंचल के लोग कहाँ से पानी पीते थे, पोखरों के, तालाबों के, और अब एक बड़ी योजना बनाकर घर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। शहरों के लिए भी अनेक योजनाएं बनी है। उन योजनाओं को अब जल्दी से क्रियान्वित करके हर शहर के हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। रायपुर की भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। रायपुर में पानी की समस्या होती है, ये हम सब ने देखा है इस गर्मी में, हमारी चिंता का विषय है। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने खाली 23% काम किया था, आपको लगता है थोड़ा ज्यादा हुआ रहता तो आज आपको आसानी होती? देखिए, पिछले 5 सालों में तो प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हालात कर दिया था गांवों का, शहरों का, कहीं पर विकास के कोई काम नहीं हुए थे, सड़कों के गड्ढे नहीं पाट पाए थे और कोई काम नहीं 5 साल में, सिवाय छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने के और कोई काम नहीं हुआ। अब हम उनका विकास के कामों के लिए गांवों का, शहरों का सुव्यवस्थित, सुनियोजित विकास की योजना बनाकर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और विजन डॉक्यूमेंट को भी 2 पार्ट में 2047, 2030 इस 2 पार्ट में बनाकर चल रहे हैं ताकि हम छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के लोगों की आवश्यकताओं के क्या ध्यान में रखकर, और इसके लिए व्यापक रूप से लोगों से विचार विमर्श का काम चल रहा है। नीति आयोग के माध्यम से हम लोगों के अभिमत ले रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं
कि ये सबकी सहमति से एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी को देश के सर्वोच्च शिखर तक लेकर जाएं। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आप विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, लेकिन हम संसद की बात करते हैं तो वहां पर जब राहुल गांधी के बयान सामने आते हैं, उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। उसके बाद उनका जो बयान था, उनका जो वक्तव्य था हिंदुओं को लेकर के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने भी लगभग पूरा भाषण लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को पूरा सुना। 5वीं बार के सांसद हैं, नए सांसद हैं ऐसा नहीं है। 2004 से सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका जो भाषण हुआ, पूरा का पूरा भाषण झूठ का पुलिंदा था। हर मुद्दे पर झूठ बोला। अयोध्या पर झूठ बोला, अग्निवीर पर झूठ बोला उन्होंने, किसानों पर झूठ बोला उन्होंने। ऐसा कोई मुद्दा था जिन पर झूठ नहीं बोला। देश के सर्वोच्च पंचायत को झूठ बोलने के लिए माध्यम बनाया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। संवैधानिक पद में होते हुए नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद में 5 बार के जीते हुए सांसद की जो बातें झूठ, बहुत दुर्भाग्यजनक। और हिंदुओं को अपमानित करने की जो बात की, वैसे कांग्रेस की आदत रही है हिंदुओं को अपमानित करने की, हिंदुओं के खिलाफ बोलने की। पर 110 करोड़ हिंदुओं को के लिए उन्होंने जो शब्द कहा, उस शब्द कहते समय उन्होंने ये विचार नहीं किया कि 1975 में देश को आपात काल में झोंकने वाले कौन थे, 1984 में सिख दंगे कराने वाले कौन थे, हिंसा किसको कहते हैं। ये हिंसा थी। हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है। हिंदू का परिभाषा नहीं जानते और हिंदुओं के लिए अपमानजनक शब्द उन्होंने कहा, बहुत निंदनीय, बहुत अपमानजनक शब्द। ठीक है। अच्छा, स्काई वॉक नाम का फौलादी जंगला खड़ा है अभी रायपुर शहर के बीचों बीच। उसको 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट तय ही नहीं कर पाई कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आप क्या करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि देश में मिनी मेट्रोस चलने वाली है और भिलाई से मंदिर हसौद को जोड़ने वाली मिनी मेट्रो अगर चलेगी तो वो जी रोड से होकर चलेगी, जहाँ पे स्काई वॉक खड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे विकास की अवधारणा शहरों में होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के 75 सालों की राजनीति को आप पूरा विचार करें, विकास की सोच तो कभी कांग्रेस की थी नहीं, कभी हो नहीं सकती। विकास की कल्पना कांग्रेस से करना मतलब वो बेईमानी, एकदम बेईमानी। कभी कांग्रेस विकास के बारे में, तरक्की के बारे में कभी सोचती भी नहीं है। कांग्रेस की राजनीति के हमेशा 2 आधार रहे हैं, भ्रम फैलाओ और भय दिखाओ, सत्ता में आके लूटो। ये केवल कांग्रेस की राजनीति यही है। आपने स्काई वॉक की बात की, 5 साल विवादों में बना के रखा। सत्यनारायण शर्मा की कमेटी बनाई, वरिष्ठ विधायक की। उन्होंने स्काई वॉक को आगे बढ़ाने के लिए कहा, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत ही जल्दी उस पर हम निर्णय कर लेंगे और उस पर जो भी निर्णय होगा बहुत जल्दी करके आगे बढ़ेंगे। हम जब देखते हैं, अभी शपथ हुआ, तोखन साहू को लेकर के बहुत सवाल उठाए गए कि आखिरकार अगर जिम्मेदारी दी भी गई थी तो इस कदर की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी कि एक पूरा उनको पद दिया जाए। उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दें मंत्रिपरिषद में। और जहाँ तक तोखन साहू की बात है, पहले विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से सांसद रहा पिछली बार 2019 में,
उस क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, बड़ी मार्जिन से जीते हैं। सरकार में नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिला है। छत्तीसगढ़ के योजनाओं को लेकर केंद्र में मजबूती से अपनी आवाज़ रखेंगे और मिलकर डबल इंजन की सरकार हम छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेकर जाएंगे। अच्छा अरुण साव जी, अब आप सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में हैं। जब हम सरकार चलाने की या लोगों को सुलभ सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं तो किफ़ायत बरतना काफ़ी आवश्यक होता है। तो ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि शहरों में जब खर्च करना हो बेहिसाब, तो सरकारी विभागों में मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जब से छत्तीसगढ़ बना या ऐसी तासीर रही है कि बड़ी बदहवासी होती है, खर्च कर दो, लेकिन उपयोगिता कई बार हम नहीं देख पाते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के किचन के बर्तन होते हैं ना, वैसे टॉयलेट्स बने हुए बढ़िया शानदार, आज तक उसकी बोहनी भी नहीं हो पाई है। वो पिछले समय स्मार्ट सिटी से बना। तो आपको क्या लगता है, आप इस विभाग को कैसे चलाएंगे और कितनी किफायत और कितना लगाम लगने वाला है? देखिए, सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा होता है। उस पैसे का एक एक पाई का उपयोग हो, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि शहर के लोगों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, शहर के लोगों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कोई योजना बनाकर काम करें। और जहां तक फिजूल खर्ची रोकने का मामला है, दो बड़े निर्णय अपने विभाग में मैंने किए हैं। पहला, एनर्जी ऑडिट करने का। बिजली का बड़ा बिल आता है नगरीय निकायों में, उसका पूरा का पूरा बोझ सरकार पर आता है, तो बिजली की ऑडिट कर रहे हैं। और आगे चलकर सौर ऊर्जा पर, सोलर एनर्जी की ओर हम आगे बढ़ेंगे ताकि खर्च कम हो, ऊर्जा की बचत हो। इसी तरह से एक प्री ऑडिट की योजना हमने प्रारंभ की है। कामों के लिए पूर्व से उसका मूल्यांकन हो जाए, प्री ऑडिट हो जाए, जिस योजना की राशि है उस योजना में खर्च हो, ठीक प्रकार से खर्च हो, समयबद्ध हो। इन सारी बातों का प्री ऑडिट होगा ताकि इससे भी वित्तीय अनुशासन आएगा और यह भी अनावश्यक खर्चों से बचाएगा। तो ऐसे अलग अलग योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं, फिजूल खर्ची रोकने का उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया अरुण साव जी आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। और बिल्डिंग न्यू इंडिया को लेकर के आखिरकार छत्तीसगढ़ का क्या विजन है, उसको लेकर के क्या काम सरकार कर रही है, इसको हमने जानने की कोशिश इस मंच के जरिए की है। आप हमारे साथ मंच पर बने रहिए। जो तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का भी वक्त है। ओवर टू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति। और हमारे साथ में हैं डिप्टी सीएम अरुण साव जी, थोड़ा वक्त उनका और लेंगे और हम बुलाते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर वे आए। और आज हमने बिल्डिंग न्यू इंडिया को लेकर जो चर्चा की है, ये चर्चा बेहद खास रही क्योंकि हम आने वाले वक्त के लिए बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा निष्कर्ष यहाँ से निकला है, इसलिए हम प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान करना चाहते हैं अपने मेहमानों का। मैं बुलाना चाहूँगी शक्ति दुबे जी को, आइकॉन सोलर के ओनर हैं। तालियों से स्वागत करिए शक्ति दुबे जी, आइकॉन सोलर के ओनर हैं। यहाँ बताया गया कि सौर ऊर्जा कितनी आवश्यक है मौजूदा वक्त में। हमारा हिंदुस्तान 8 महीने सूर्य की रोशनी पाता है और सोलर एनर्जी कैसे पूरे हिंदुस्तान में आए, घर घर इसके लिए जागरूकता हो, इसके लिए आइकॉन सोलर काम कर रहा है। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी मैं मिस्टर सिद्धार्थ जैन, डायरेक्टर है राजधानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर सिद्धार्थ जैन, डायरेक्टर राजधानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर राज मनहरे, डायरेक्टर श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर राज मनहरे को भी मैं बुलाना चाहूंगी अगले क्रम में। अभी मंच पर हैं मिस्टर सिद्धार्थ जैन, डायरेक्टर हैं राजधानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, कि कैसे ब्रांड्स को एक मौका मिले और शहर में नए नए विकल्प दिखें, इसलिए ये काम कर रहे हैं। अगली कड़ी में डॉक्टर राज मनहरे, डायरेक्टर श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये काम करते हैं सेजबहार में और गरीब तबके के लोगों को इलाज मुहैया कराते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी ISBM यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जयेंद्र नारंग जी को, डायरेक्टर जनरल ISBM यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। डॉक्टर जयेंद्र नारंग
अब जयेंद्र जी का जो संस्थान है वो रायपुर में भी सेवा देने जा रहा है। ये गरियाबंद दूरस्थ इलाके में, दुर्गम इलाके में, छूरा में इनकी यूनिवर्सिटी चलती है और रायपुर में भी ये सेवा देंगे। संजीवनी हॉस्पिटल से डॉक्टर यूसुफ मेमन, डायरेक्टर संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर यूसुफ मेमन न सिर्फ कैंसर के प्रति जागरूकता की बात उन्होंने की है, बल्कि ये कहा है कि मौजूदा वक्त में मोबाइल फोन और स्क्रीन टाइम आपको कैसे बीमार बना सकता है, इस पर भी उन्होंने बात की है। तो डॉक्टर यूसुफ मेमन, डायरेक्टर संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर इरशाद खान, एमडी जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिलासपुर से। डॉक्टर इरशाद खान एमडी है जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिलासपुर। और हमारे साथ में चाणक्य लॉ एकेडमी से मिस्टर नितिन नामदेव हैं, डायरेक्टर चाणक्य लॉ एकेडमी। उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर नितिन नामदेव ने आज नए कानूनों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है कि भारत में जो नए कानून लागू हुए हैं वो कैसे आम जनता के लिए सुलभ होने वाले हैं और न्याय व्यवस्था कैसी शानदार होने जा रही है, जिसका हर एक आम जनता को उसका लाभ उठाना चाहिए। तो चाणक्य लॉ एकेडमी से मिस्टर नितिन नामदेव, डायरेक्टर चाणक्य लॉ एकेडमी, कानून की शिक्षा और बेहतर शिक्षा अनुशासन के साथ देते हैं। अगली कड़ी में जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर इरशाद खान, एमडी जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर चाणक्य लॉ एकेडमी। कानून की जानकारी, कानून की शिक्षा बेहद जरूरी है मौजूदा वक्त में। और अगली कड़ी में एक बार फिर से डॉक्टर इरशाद खान जी का स्वागत है, एमडी जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिलासपुर से। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मिस्टर दीपांकर दत्ता, एमडी गुरु कृपा ग्रुप इंस्टीट्यूट अंबिकापुर से। ये अंबिकापुर से पहुंचे हैं और अंबिकापुर में ये गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को पहचान का मोहताज नहीं है। मिस्टर प्रकाश सिंह पियारो बाल्को, मैं बुलाना चाहूंगी उनको मंच पर। मिस्टर प्रकाश सिंह पियारो बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और बाल्को जो है वो मजबूत नींव तैयार कर रहा है, इसलिए आज हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा, शर्मा हॉस्पिटल, बैकुंठपुर जिला कोरिया। राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के भी सेवक हैं और राकेश जी ने बताया कि कैसे उन्होंने एक आदिवासी महिला की बहुत ही जटिल सर्जरी की और ट्यूमर 16.5 किलो का ट्यूमर वहां निकाल दिया। ये बैकुंठपुर से है, वहां सालों से सेवा कर रहे हैं आदिवासी लोगों की। रमन अग्रवाल जी नगर पंचायत अध्यक्ष है रामानुजगंज के, उनका भी स्वागत है। आज राजधानी रायपुर में सरगुजा से भी लोग पहुंचे हैं, दूरस्थ अंचलों से। रमन अग्रवाल जी नगर पंचायत अध्यक्ष रामानुजगंज से। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अरविंद जायसवाल जी, श्री द्वारिका मेमोरियल हॉस्पिटल। अरविंद जायसवाल जी प्रतापपुर से पहुंचे हमारे बीच, उन्होंने बातचीत की थी। द्वारिका मेमोरियल हॉस्पिटल, अरविंद जायसवाल जी जीवन ज्योति है, कई आदिवासियों के जीवन में काफी प्रकाश उन्होंने फैलाया है और हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं। रजनीश अग्रवाल जी युवा साथी फाउंडेशन से है हमारे बीच में, उनका भी हम स्वागत करेंगे, रजनीश अग्रवाल जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शिशिर प्रीतम गुरिया जी, मनेंद्रगढ़ से हैं, ये सर्जन हैं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे बीच में, डॉक्टर शिशिर प्रीतम गुरिया जी मनेंद्रगढ़ से आए हैं, सर्जन है ये, और मनेंद्रगढ़ जैसे इलाके में भी किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो इसके लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर शिशिर प्रीतम गुरिया जी। तो बिल्डिंग न्यू इंडिया, जहां हम बात कर रहे हैं नए छत्तीसगढ़ की। पीआरओ प्रोफेसर जितेंद्र कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार जी। इसके बाद अशोक कुमार गुप्ता जी समाज सेवी हैं धमतरी से, तालियों से स्वागत करिए क्योंकि आज समाज में सेवा जो करते हैं वो उनकी काफी अहमियत होती है। तो समाज सेवी हैं अशोक कुमार गुप्ता जी, धमतरी से पहुंचे हैं, हमारे बीच में पहुंच रहे हैं अशोक कुमार गुप्ता जी। समाज के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार का दायित्व ये है कि गरीब तबके की सोचती है, सरकार गरीब तबके के लिए योजना बनाती है, लेकिन जो सक्षम है उनको आगे बढ़कर आगे आना चाहिए, समाज के लिए सरकार के साथ कदम ताल करना चाहिए। तो अशोक कुमार गुप्ता जी। राजेश पवार जी अगली कड़ी में पवार कंस्ट्रक्शन कुरुद से हैं हमारे बीच में, राजेश पवार जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, राजेश पवार जी कुरुद से। इसके बाद साथी में टीआर
जगदल्ला जी जिला शिक्षा अधिकारी हैं धमतरी के, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। इसके बाद चलिए, मेहमानों का सम्मान हमारे बीच में हो चुका है और डॉक्टर पल्लवी जी को हम कैसे भूल सकते हैं। वो लगातार हर्बल इंडिया के लिए काम कर रही हैं और यहाँ उनका प्रोजेक्ट भी जो आने वाला है, एक तालाब पूरा का पूरा लेने वाली है उन्होंने कहा है, तो ये शानदार तरीके से वो काम करने जा रही हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर डेनियल पटेल, न्यू लाइफ इंजीनियरिंग से हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर डेनियल पटेल, न्यू लाइफ इंजीनियरिंग से हमारे बीच में हैं। आज बिल्डिंग न्यू इंडिया में ये तमाम लोग जिनसे हमने चर्चा की है, ये तमाम लोग उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि अब हमको आगे की सोचना है, आगे कैसे काम करना है, इस पर प्रकाश डालना है। तो न्यू लाइफ इंजीनियरिंग से मिस्टर डेनियल पटेल हमारे साथ में हैं। और अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि अरुण साव जी को प्रतीक चिन्ह देने का। आज उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है और बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है शानदार तरीके से कि कैसे आगे छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। तो प्रतीक चिन्ह के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी। बिल्डिंग न्यू इंडिया और छत्तीसगढ़, कैसे छत्तीसगढ़ अब विकास की दिशा में आगे बढ़े, इसलिए लगातार काम हो रहे हैं। हमने देखा कि नगरीय निकाय की बैठक हो, जल जीवन मिशन का काम हो, हर स्तर पर डिप्टी सीएम बतौर सीनियर मिनिस्टर यहाँ वो लगातार किफायत पर, अनुशासन पर और बेहतर विकास पर काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ जवाब भी दिया है। आज बिल्डिंग न्यू इंडिया के जरिए हमने इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करी और जानने की कोशिश करी है कि आखिरकार आगे आने वाले वक्त में सरकार कैसे जो एक लक्ष्य है भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमने चर्चा करी है, जानने की कोशिश करी है। आगे भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे ही कार्यक्रम आपके बीच में लेकर के आता रहेगा, ये जानने की कोशिश करता रहेगा कि सरकार क्या वो काम कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।